नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे मॉर्निंग लाइव शो पैसा बोलता है में, जिसमें हम मार्केट की प्री ओपनिंग सेशन की चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि आज निफ्टी की और सेंसेक्स की दशा किस दिशा में होने वाली है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत एंड वेरी गुड मॉर्निंग। Satyan ji, very good morning, and once again, happy Deepavali to you and all the viewers. जी सर, थैंक यू सर। एंड आपको भी हम उम्मीद करते हैं कि ये फेस्टिव सीज़न आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और प्रॉफिट्स लेके आएगा। सर, ये हफ्ता भी मार्केट के लिए ग्लोबल क्यूज़ को की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। इसके बाद 6 और 7 नवंबर को यूएस फेड की भी मीटिंग है और एनपीसी, चाइना के एनपीसी की भी मीटिंग है इसी हफ्ते में। तो ये पूरा वीक ही निफ्टी के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है ग्लोबल क्यूज़ की तरफ से अगर हम देखें तो। ऐसे में सर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या रेंज देख रहे हैं आज के लिए भी और इस पूरे वीक के लिए भी? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर बैंक निफ्टी को ओवरऑल देखें तो देखिए 18 अक्टूबर से डिस्कस ये हो रहा है, शो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आएगा शॉर्ट नहीं है। एचडीएफसी बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आए, एक्सिस बैंक के अच्छे रिजल्ट्स आए, आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, कोटक बैंक का थोड़ा म्यूटेड रिजल्ट आया। इसके अलावा देखिए इंडसइंड में हमें माइक्रो फाइनेंस, जो उनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है, वहां पर स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो सिस्टमिक रिस्क नहीं बना। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट अच्छे है, कैनरा बैंक में थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन आप देखिए सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, यूको बैंक, यूनियन बैंक वगैरह छोटे पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो बैंक निफ्टी बेटर पॉइज्ड है, कौन सा बेटर है। मुझे लगता है कि 52,577, 52,600 इसका ब्रेकआउट जैसे ही बैंक निफ्टी में आएगा, हमें ऊपर की तरफ और नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। नाउ अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। कोई भी आए, भले ही कमला हैरिस जी आए या ट्रम्प साहब आए, देखिए अगर आप परसिस्टेंट के रिजल्ट को देखें, आप पोल वगैरह के रिजल्ट को देखिए, तो पिछले 3 क्वार्टर्स में एक बीएफएसआई सेगमेंट में बहुत अच्छा रेवेन्यू और ग्रोथ कंसिस्टेंटली बना हुआ है परसिस्टेंट के लिए। हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस में भी एक अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ मिला है। तो सेक्टोरली आप देखें तो यूएस एक्चुअली गोल्डीलैक्स सिनेरियो में एंटर कर रहा है, जहां पर इंटरेस्ट रेट कम होंगे आने वाले समय में और ग्रोथ एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पर रहेगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीजें यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगी ना। उसका सीधा सीधा तो निफ्टी आईटी पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो आईटी भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदर देन दैट, अगर आप देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एलएनटी फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस की आप कमेंट्री को सुने तो वहां पर ये डिस्कस हुआ था कि ऑटो में उतनी स्लगिशनेस नहीं है फेस्टिव सीजन में, और ट्रैक्टर सेगमेंट में तो बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से मैंने स्कॉट्स में एक लॉन्ग कॉल भी आपको दिया था। देखिए आपको ऑटो के भी नंबर्स ठीक ठाक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फेस्टिव सीजन म्यूटेड नहीं रहा है, ये नंबर्स आपको देखिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटो भी कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ शॉर्ट लॉन्ग साइड पर आपको दिखाई देगा। रियलिटी के नंबर्स देखिए अच्छे हैं, कैपिटल गुड्स के नंबर भी आपको अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस हो या जो दूसरी फाइनेंस कंपनीज हो, वहां पर भी आपको देखिए अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आप, मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं, देखिए बिल्कुल बेटर पॉइंट्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी भी जो अपना सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 24,600, उसको तोड़ेगा और ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा धीरे धीरे। बैंक निफ्टी में भी आपको 52,700, 52,570, 52,600 का जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो टूटता हुआ दिखाई देगा और आपको ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। हैविंग सेड दैट, डे बाय डे के हिसाब से अगर आप देखें तो जो डेटा 30 तारीख को शेप अप हुआ था, उसमें देखिए 32,000 कॉन्ट्रैक्ट काटे थे लॉन्ग साइड पर एफआईआई ने, और आपने देखा कि कहीं ना कहीं शॉर्टपुट भी एफआईआई ने कवर किया था। तो यहाँ पर देखिए मेरा मानना है दोबारा 35% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग इंडेक्स में आता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस हैं, अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी में आप देखिए जो एक्सपायरी है अभी 6 तारीख की, 6 नवंबर की, उसमें आप देखिए 52,000 देखिए, 51,900 देखिए, 51,800 देखिए, सभी सब जगह पर बड़ा कॉल राइटर का जोन है। दैट मैटर 51,500 पर भी कॉल राइटर का एक बेस है, तो सपोर्ट आपका 51,000, 51,100 के आसपास आता है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी के अंदर देखें तो मुझे लगता है एक बड़ा रेजिस्टेंस ऑलरेडी 24,400, 24,300, 24,200 के आसपास भी बड़ा क्वाड्रेटर का बेस बना हुआ है। मुझे लगता है नीचे बेस 24,000 के आसपास इसमें कहीं खींच करके आता है। तो मुझे लगता है एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ आज की डेट में मिल सकता है। निफ्टी का सपोर्ट है 24, निफ्टी का अगर आप अभी देखें तो मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट कहीं ना कहीं निफ्टी का बना हुआ है 24,280 के आसपास। रेजिस्टेंस है 24,368, 378,
324, 368, 378। तो इसको प्ले कैसे करना है? निफ्टी का 24,200 का पुट ऑप्शन 324 का भाव है। जब ये गिरे, बाजार ऊपर खुले और ऊपर सस्टेन करे, तब ये गिरेगा, आपको कहीं 274 रुपए के आसपास कहीं मिले, तब आप उसको खरीदिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 240 का। मुझे लगता है कॉल राइटर के जोन में जैसे ही आएगा वैसे ही पुट के अंदर इमीडिएटली एक मूव आपको आता दिखाई देगा। हो सकता है ये आपको 360 के भाव तक जाता दिखाई दे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देखिए, जैसा बताया, ऊपर की तरफ बड़ा कॉल राइटर का बेस है, तो 51,400 का पुट ऑप्शन 28 नवंबर का आपको लेना है। 707 का भाव है, अभी 707 का भाव है। अगर आपको 550, 550 के आसपास मिले तो आप खरीदिएगा। 460 का स्टॉप लॉस रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ आपको 840 के भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो सेल ऑन राइज का बाजार आज रह सकता है। तो बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा टेक्सचर अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर से अगर आप रिजल्ट्स देखें सेक्टोरियली बहुत अच्छे आए हुए हैं। मुझे लगता है जितना पैसा आउटफ्लो हुआ है वो चाइना में भी नहीं गया है। यूएस में बॉन्ड डील 420 बेसिस पॉइंट के आसपास है 10 साल की, तो काफी पैसा बॉन्ड बाजार में भी वहां पर गया है, क्योंकि आने वाले समय में भी वहां ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनी रहेगी। हैविंग सेड दैट, ट्रम्प साहब का आना थोड़ा सा बाजार के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो काफी सरप्राइजेस लेकर के आते हैं बाजार में। तो वो वहां पर आने पर देखिए तो सीडीएमओ सेगमेंट है, जैसे इंडिया में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखिए पिरामल फार्मा मैंने आपसे डिस्कस किया था, ग्लेनमार्क डिस्कस किया था, डिवीज डिस्कस किया था। वहां हो सकता है कि दोबारा बायोसिक्योर एक्ट यूएस में आया, उसकी वजह से एक बड़े ऑर्डर बुक आती हुई दिखाई दी है। तो इस तरह में हो सकता है कि वहां पर हो सकता है कि ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई दे। तो अगर इस तरह के कोई भी चेंजेस होते हैं तो बाजार एक बार टेंटर हुक्स पे रहेगा। वोलेटिलिटी फ्रंट साहब के आने से ज्यादा बढ़ेगी। अगर कमला हैरिस जी आती है तो मुझे लगता है बाजार ज्यादा उसको पसंद करेगा। जी, तो आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज सर ने बता दी है, कॉल्स भी दे दी है। मैं एक बार आपको कॉल्स बता देता हूँ। निफ्टी में 28 नवंबर की एक्सपायरी आपको खरीदनी है। 24,200 का पुट ऑप्शन आपको लेना है। 295 और 274 रुपीज़ के लेवल तक आपको इसकी खरीदारी करनी है, जिसमें 360 रुपये का टारगेट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। और इसी तरह बैंक निफ्टी में भी 27 नवंबर 51,400 का पुट ऑप्शन 550 रुपये, 644 और 550 रुपये पर आपको खरीदारी करनी है 840 रुपये के टारगेट के लिए। सर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे डेरिवेटिव साइड के ट्रेडर हैं उनके लिए आज की कॉल्स कौन कौन सी हैं सर? देखिए पहला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर देखिए मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, Q2 में भी रिजल्ट्स है, रेवेन्यू में डिग्रोथ दिखाई दी, क्योंकि ये क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहता है सेकंड क्वार्टर। तो लेकिन इबिटा ग्रोथ बहुत अच्छी 13.5% के आसपास की 3808 करोड़ की आई है। पैट ग्रोथ भी 30% की आई, सिक्वेंशियली अच्छी ग्रोथ है। नेट डेट में आप देखिए तो बहुत ही माइनर 2.6% का इंक्रीज देखने को मिला है 53,580 करोड़ के आसपास, जो बेसिकली आप देखें तो हायर कैपेक्स रिक्वायरमेंट की वजह से है। तो टाटा पावर मुझे लगता है बिल्कुल एक बुलिश बेस बना हुआ है। यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। करंट मार्केट का भाव है 445, तो आपको 445 और 432 का कोई गिरावट हो तो खरीदिए। 420 के बाद स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है पोजीशन इसमें 460 तक के भाव आते हुए दिखाई देंगे। प्लस अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट अच्छे आए, कैनरा बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए, पीएसयू बैंक के रिजल्ट सभी के अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा सिंपल्स कैनरा बैंक पे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एसबीआई के नंबर्स अच्छे आएंगे सीक्वेंस में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फीचर्स को खरीदारी कीजिए। 825 का भाव है, कोई गिरावट मिले आपको 814, 818 के पास, तभी आप खरीदेगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 804 के आसपास। मुझे लगता है पोजीशन ही आपको 840 तक के टारगेट इस पे देखने को मिल सकते हैं। जी, तो डेरिवेटिव साइड में भी दो ट्रेड्स सर किए हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी की रहा है 814 रुपये और 818 रुपये के भाव पर आपको खरीदना है 840 रुपये के टारगेट के लिए। और दूसरी कॉल है टाटा पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी की रहा है 445 और 432 के डिप्स पर आपको खरीदना है 460 रुपये के टारगेट के लिए 420 रुपये का स्टॉप लॉस। सर आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, कैश में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी कॉल है आज की? तो देखिए केसी इंटरनेशनल पे ध्यान दीजिए। पहले भी मैंने इस स्टॉक का जिक्र किया है जी। आज इसके रिजल्ट्स हैं, तो यूजुअली मैं रिजल्ट वाले दिन स्टॉक देता नहीं हूं, बट टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है इसलिए मैं स्टॉक को दे रहा हूं। लेकिन डिप्स पे खरीदना है, आप करंट भाव पर नहीं खरीदना है। कोई आपको 974, 937 के आसपास का डिप मिले तभी आप खरीदिएगा। 857 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 1137, 1210 का टारगेट आपको जनवरी तक के आप रखिएगा। देखिए यहाँ पर मान करके चल रहे हैं कि जो टेंडर की पाइपलाइन है वो अच्छा खासा ग्रोथ Q2 में देखने को मिल सकता है। अभी भी करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की पाइपलाइन जो है वो ऑर्डर प्रॉस्पेक्ट की यहाँ पर
बनी हुई है। तो देखिए अगर देखिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू और जो सिविल का रेवेन्यू है वहां पर हो सकता है एक ग्रोथ देखने को मिले। जो रेलवे बिजनेस है वहां पर लॉस आया था फर्स्ट क्वार्टर में, तो देखिए हो सकता है सेकंड क्वार्टर में उस लॉस में कमी हो या वो प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी में अच्छा बिल्डअप है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेलवे से क्षेत्र में एक अच्छा तेजी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है यहाँ पर भी हो सकता है कि प्रॉफिट्स आते हुए दिखाई दे। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि 15% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस इस साल रहेगा, डिस्पाइट ऑफ द मानसून में जो इफेक्ट है उसके इम्पैक्ट को बताने के बावजूद। डेट रिडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है। जो इनका एक इंटरनेशनल कंपनी है एसएई टावर्स, वहां पर देखिए 40% के आसपास का डेट इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के आसपास कम किया था। जो टोटल आउटस्टैंडिंग अभी भी 300 करोड़ के आसपास है। मान के चल रहे हैं कि Q2 में वहां पर भी सिक्वेंशियली पर एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो केईसी इंटरनेशनल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। डिप मिले 974 937 के आसपास तो खरीदेगा। रिपीट कर रहा है, स्टॉप लॉस 857, टारगेट 1137 1210 का रखिएगा। सेकंड देखिए आईआरएफसी, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम है वहां करीब 16% का सिक्वेंशियल डिक्रीज देखने को मिला था। हो सकता है इस क्वार्टर में वहां पर आपको एक ट्रैक्शन देखने को मिले। यहाँ पर देखिएगा जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी सिक्वेंशियली फर्स्ट क्वार्टर में करीब 9% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ये हो सकता है फ्लैटिश रहे या यहाँ पर आपको एक बार कमी होते हुए दिखाई दे। तो मुझे लगता है वैसे भी अगर न्यूज देखेंगे तो लगभग 2 साल से न्यूज करीब 1.39% 1.38% के आसपास स्टैग्नेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई न्यूज में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो बिल्कुल ओवरऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक बार बुलिश रहना चाहिए। 158 का भाव है, अभी मत खरीदिए। अगर किसी ने पहले खरीदा है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। डिप्स पे खरीदिएगा, कहीं आपको वोलेटिलिटी दिखे रिजल्ट के दौरान 140 के आसपास खरीदेगा। 133 का स्टॉप लॉस डालिएगा, 180 का टारगेट रखिएगा। जनवरी तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते जी। तो जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 2 कॉल्स मिल गई हैं, आईआरएफसी और केईसी, इसमें खरीदारी की राय है। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बता दिए गए हैं। एक बार मैं और बता दूं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको आईआरएफसी में अपनानी है। 180 रुपए के टारगेट यानी 22% का टारगेट आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। और केईसी इंटरनेशनल में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी है। इसके जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 1137 और 1210 रुपए। स्टॉप लॉस 857, खरीदारी करनी है आपको 974 और 937, यानी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी है। और ये दोनों ही पोजिशनल ट्रेड्स में आपको ठीक ठाक मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देगा। सर आगे बढ़ते हैं। और एक जो अहम खबर आ रही थी कि कंजम्पशन की जो प्रॉब्लम हम बार बार फेस कर रहे थे, और ये देखने को मिल रहा था कि ऑटो सेल्स के आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं। बजाज ऑटो की जो कमेंट्री आई थी उस पर भी ये बोला गया था कि फेस्टिव सीजन में उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन इन सबको गलत साबित किया हीरो के जो सेल्स के नंबर्स आए। सर हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम सेल नंबर की बात करें, अक्टूबर सेल्स की बात करें, तो लगभग 18% का इंक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक सेल्स में 17.4% की इंक्रीज हुई है। इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है 43%, 81,688 यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। अगर हम पिछले लास्ट ईयर में कंपेयर करें सेम क्वार्टर से, तो 15,000 यूनिट इन्होंने केवल एक्सपोर्ट किए थे। तो जो सर ये डिमांड की प्रॉब्लम थी और फेस्टिव सीजन बुरे हो जाने के एक्सपेक्टेशंस थे, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स तो ऐसे नहीं दिखा रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है सर इस पर? देखिए बिल्कुल, अगर आप श्रीराम फाइनेंस या एलआईटी फाइनेंस की कमेंट्री को देखें तो उसमें भी बहुत साफ डिस्कस हुआ था जी कि अव्वल तो रूरल कंजम्पशन इंटैक्ट है, तो आपको ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स में कोई कमी नहीं दिखेगी। तो देखिए मैंने स्पॉट्स आपको नीचे की स्तर पर रिकमेंड भी किया था खरीदारी के लिए। मुझे लगता है स्पॉट्स में ब्रेकआउट है, ये देख आपको 4,4200 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में बड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। ये स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है दोबारा ये कहीं ना कहीं 3300 के जोन में जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अगर कोई है तो बिल्कुल अपना व्यू बनाए। मुझे लगता है एक बेस बहुत अच्छा बन गया है, करीब 2800 रुपए के आसपास। ये आपको 3300 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से डिसेंट अपसाइड करीब 15% की बिल्कुल बनती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप देखें तो आइशर मोटर्स में मुझे लगता है बिल्कुल पहले से ही बुलिश बेस बना हुआ है। जब ये सारा न्यूज फ्लो सप्टेम्बर चल रहा था, हीरो मोटर के नंबर आ रहे थे, आईटीसी की कमेंट्री आ रही थी, मेरिको की कमेंट्री आ रही थी, उस दौरान भी आप देखें
तो आयशा मोटर्स में बहुत अच्छा बुलिशनेस बना हुआ था, मुझे लगता है ये बिल्कुल तैयारी कर रहा है, करीब 5300 रुपए के भाव यहाँ पर आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ से 8% का अपसाइड कम से कम यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखेंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि एक्साइड के अंदर बिल्कुल मुझे एक्साइड और अमरा राजा के रिजल्ट भी है, जी तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर अमरा राजा पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक्साइड देखिए थोड़ा सा वीकनेस है आज स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है बेस एक 445 के आसपास बना हुआ है, तुरंत इसको खरीदने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये कहीं आपको 465 के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे स्टॉक, तो बिल्कुल उस दौरान आप इसमें खरीदारी कीजिएगा। ये स्टॉक आपको 506 530 रुपए के जोन तक बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। प्लस इसी तरह से आप देखेंगे तो एक्साइड अमरा राजा के अंदर मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छा, आज देखिए इसका रिजल्ट है, गिरावट देखने को मिल रही है। एक फॉलिंग चैनल इसका बना हुआ है करीब जुलाई के बाद से। इसका ब्रेकआउट का जोन वही है 1388 1400 के आसपास। जैसे इस जोन को तोड़ेगा, 1366 का भाव है, इसमें बड़ी तेजी आएगी, ये आपको 1550 और ऊपर की तरफ 1700 के भाव भी दिखा सकता है। तो बिल्कुल आज रिजल्ट है, इस शेयर के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जी एक्साइड पर आप सब काफ़ी टाइम से भी बुलिश हैं और आपने कई बार इसकी कॉल भी दी है, तो एक्साइड और अमरा राजा ये दो काउंटर्स सर ने बता दिए हैं, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सर नतीजे जो आने वाले हैं, आपने IRFC की बात कर ली, IRCTC के भी आज नतीजे हैं, और ये रेलवे काउंटर आपको कैसा लग रहा है सर? कई सारे जो हमारे दर्शक हैं वो हायर लेवल्स में फंसे हुए हैं इन सभी काउंटर्स में, तो IRCTC में क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर आप IRCTC को इसको देखेंगे तो यहाँ पर 800 रुपए के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि अगर, लेकिन जैसे ही ये कहीं 855 के आसपास को रीच करेगा, 819 का भाव माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको बड़ी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। स्टॉक आपको दोबारा 950 के ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आज रिजल्ट है, 800 रुपए के आसपास एक अच्छा बेस है। अगर ये आज का जो इसका हाई है करीब 835 का, उसको तोड़ देता है दिन के दौरान कभी भी, बिल्कुल इसको खरीदारी कीजिएगा। पहला टारगेट आपको 880 का देखने को मिलेगा। मुझे लगता है रेलवे काउंटर्स के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल IRCTC पर मैं पॉजिटिव हूं, मुझे लगता है बिल्कुल 800 जैसे ही 835 के ऊपर निकले आज की डेट में रिजल्ट है, उसको खरीदिएगा। सर एक और काउंटर जिसके आज नतीजे आने वाले हैं उस पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, ABB इंडिया, ये भी आज इसके नतीजे आने वाले हैं, और आपको ये काउंटर कैसा लग रहा है सर, अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग का कुछ पर्सपेक्टिव बनाना हो तो? ABB इंडिया को देखिए, पहले भी मुझे लगता है जिस तरह के इसके रिजल्ट आते रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल एक अट्रैक्शन इस दौरान भी बना रह सकता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था, और मैनेजमेंट का मानना है कि ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, मार्केट की डिमांड है, क्वारीज भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑर्डर इनफ्लो भी अगर आप देखें इलेक्शंस के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कैपेसिटी एक्सपेंशन वेरियस डिविजन्स में कंपनी ने किया है आने वाली डिमांड्स को मीट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है। मैनेजमेंट को लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस में एक नॉर्मलाइजेशन देखने को जैसे ही मिलेगा तो मार्जिन में फर्दर एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेनेंस में कंपनी का फोकस है। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है बिल्कुल रिजल्ट्स इस कंपनी के बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे लगता है दोबारा इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक अच्छी खासी गिरावट कंपनी के अंदर ऑलरेडी हो गई है। फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें आप तो EBITDA करीब ऑपरेशनल EBITDA करीब 64% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ऑर्डर और रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13% के आसपास कंपनी की रही थी। तो बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल सर ABB में देखिए अच्छी खासी गिरावट हो गई है। एक बेस है इसका 6990, मतलब 7,000 के आसपास पकड़ लीजिए। वो जोन नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल इसमें आप परचेस पे खरीदारी कर सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक कहीं 7650 के ऊपर चलना शुरू करेगा, इसमें एक बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ। उस केस में आपको सीधे 1000 रुपए का मूव आपको ऊपर तरफ कम से कम मिलेगा 8650, और हो सकता है स्टॉक आपको 9100 की ट्रैजेक्टरी में भी जाता हुआ दिखाई दे। जी कुछ स्टॉक इन न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं सर। आज जो स्टॉक इन न्यूज़ में रहने वाला है वो है प्रीमियर एनर्जीज। इन्हें 560 करोड़ के ऑर्डर मिले, इनकी सब्सिडियरी को मिले हैं ऑर्डर बेसिकली, जिसमें से 513 करोड़ के ऑर्डर हैं सोलर मॉड्यूल्स के लिए और 47 करोड़ के ऑर्डर हैं सोलर सेल्स के लिए। तो प्रीमियर एनर्जीज जल्दी ही लिस्टेड कंपनी है सर, आपका क्या व्यू बनता है प्रीमियर एनर्जीज पर? बेहतरीन कंपनी है। देखिए मैंने इसका IPO मुझे आज पड़ता है, मैंने कवर किया था। देखिए बहुत अच्छी कंपनी, 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक पहले इसके पास थी। सभी टाटा पावर से लेकर के सभी बड़ी कंपनी जिसके क्लाइंट्स में आते हैं,
और अगर आप देखेंगे तो लगभग 435, जहां तक मुझे याद है 435 गीगावाट के आसपास की नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो देखिए इसके अंदर आप देखिए इंडिया बड़ी तेजी कर रहा है, नॉन फॉसिल एनर्जी के अंदर बड़ा काम हो रहा है और 13% का मार्केट शेयर टाटा पावर का है। तो देखिएगा अगर आप यहाँ पर बिल्कुल अगर आप बीमे एनर्जी देखिए, मुझे लगता है लंबी अवधि में बहुत बड़ा वेल्थ बिल्डर स्टॉक हो सकता है। अगर आप 4-5 साल के नजरिए के हिसाब से देखें तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई है तो बिल्कुल उसको बने रहना चाहिए। थोड़ा लंबा नजरिया स्टॉक को लेकर के चलिएगा। आप देखिए पी थोड़ा ज्यादा है, 200 रुपए पी के आसपास है, बट ऑब्वियसली गुड कंपनीज कमांड गुड प्राइस टू अर्निंग्स। मुझे लगता है इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो सुजलॉन है, इसके बाद प्रीमियर एनर्जी है, हिताची एनर्जी देखिए रिजल्ट आए, ठीक है, सीजी पावर है, तो यहाँ पर देखिए वारी इंजीनियरिंग देखिए नई लिस्टिंग है। तो ये सारे स्टॉक है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। ये स्टॉक में टाइम मैंने डिस्कस भी करता रहता हूँ। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर व्यू मेरा बहुत पॉजिटिव है लंबी अवधि के हिसाब से। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसे 1195 निकलेगा उसके बाद ही स्टॉक के अंदर बड़े टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। अभी बुलिशनेस है स्टॉक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगला टारगेट 1195 का है, लेकिन बड़ा मूव 1195 के ऊपर चलने के बाद ही आएगा। जी सर। सर एक और काउंटर जिसके आज नतीजे आने वाले हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। बाटा इंडिया, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है और कहीं कुछ इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपको दिख रही है सर? और आप कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर के इस कंपनी के लिए सर? देखिए बाटा इंडिया के अंदर देखिए अगर आप सिक्वेंशियली भी देखें तो रिजल्ट काफी वीक रहे थे। फर्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे कंपनी के। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि काफी जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। इसके अलावा काफी बड़ा इनके पास कंपटीशन है। तो जो छोटे प्लेयर्स है वहां पर देखिए काफी मार्केट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। देखिए कंपनी चाह रही है कि फ्रेंचाइज स्टोर एक्सपेंशन करे, करीब 40 से 50 स्टोर पर क्वार्टर ऐड करे। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ज्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश, क्योंकि बड़ा मार्केट शेयर वहां पर है। देखिए अभी भी जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो छोटे शहरों में और गांव में आप देखिए एक अच्छा कंजप्शन प्रोपेंसिटी है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी को भी लगता है कि इलेक्शन है, इसके बाद वेडिंग सीजन है, इसका इम्पैक्ट सेल्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि ये ट्रेंड सेल्स ट्रेंड रिवर्स होगा और पॉजिटिव मोमेंटम आएगा नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। तो हो सकता है इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है कि कंपनी बेहतर पेश करती हुई दिखाई दे। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर नंबर बेहतरी में की तरफ आते हैं तो स्टॉक को 1400 के ऊपर सस्टेन करना होगा। जैसे ही स्टॉक 1400 रुपए के ऊपर, अभी 1346 का भाव है, 1400 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है जो इसका एक बड़ा सप्लाई जोन है, तभी इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। हो सकता है स्टॉक में टेक्निकल पुल बैक आए, वो टेक्निकल पुल बैक करीब 1470 रुपए के ऊपर तक आएगा। 1470 के ऊपर जब जाएगा तभी इसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता है जो 1600 रुपए तक स्टॉक को लेकर के जाएगा। लेकिन स्टॉक काफी वीक है। मुझे लगता है कोई भी टेक्निकल पुल बैक, मैक्सिमम पुल बैक 1470 तक इसके अंदर आएगा। उसके बाद ही कोई भी पोजीशन लेता है या नई पोजीशन लेना चाहता है तो बिल्कुल उसके बाद ही एक नया व्यू लेना चाहिए। जी सर, एक और रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं जो आ चुके हैं रिजल्ट जेन टेक्नोलॉजीज के। जेनटेक, इनका रिजल्ट बेहद ही शानदार रहा। लगभग 365% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली। 63 करोड़ का प्रॉफिट किया इन्होंने, कंपेरेटिवली लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13 करोड़ का प्रॉफिट था। एबिटा 322%, 322% की ग्रोथ एबिटा में देखने को मिली। मार्जिन इनके 457 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए दिखे। आपको कैसे लग रहे हैं सर ये नतीजे और ये स्टॉक में कैसे ट्रेड करना चाहिए? रिजल्ट है, देखिए अगर आप उसको देखेंगे तो मैनेजमेंट का भी मानना है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यूज यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई दे। तो फ्यूचर ग्रोथ को लेके कंपनी बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि R&D में कंटिन्यूअस इनोवेशन हो सकता है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर देखिए बहुत अच्छा प्लेयर है, एक्सिलरी है, डिफेंस का बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस है। मैनेजमेंट को लगता है कि आने वाले समय में 30% के आसपास EBITDA मार्जिन रह सकता है। अगर 30% एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए, 40% ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के लिए एक EBITDA मार्जिन रह सकता है जो एवरेज करीब 35% के आसपास आता है। अगर आप एक्सपोर्ट मार्जिन देखें वहां पे भी आप देखें तो एक बार अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, एक बेस बहुत अच्छा 1630 के आसपास स्टॉक का बना हुआ है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं
तो करीब 2400 रुपए का भाव यहाँ से खुलता है। तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पूरा मूव जो शुरू हुआ है करीब 1580 के आसपास बेस बना करके, ये करीब 2240, और इसके बाद हो सकता है आने वाले समय में करीब आपको 2395 यहां तक आपको जाता हुआ दिखाई दे। तो बिल्कुल आपको, मुझे लगता है मार्च क्वार्टर तक बिल्कुल उसको होल्ड करना चाहिए। तो 1630 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, उसको डिस्क पे बाय कीजिए, 2400 रुपए के टारगेट के लिए करीब मार्च तक होल्ड कीजिए। जी सर। एक और स्टॉक इन न्यूज़ की बात कर लेते हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं सर, उसके बाद हम दर्शकों के भी सवाल लेंगे। ग्लैंड फार्मा में हमने देखा कि नतीजे अच्छे भी आ रहे हैं सर, और इसमें ग्लैंड फार्मा के आज नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। 1.5% आज शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1622 रुपये के आसपास। ऐसे में आपका क्या व्यू बनता है इस फार्मा काउंटर पर सर? देखिए, सबसे बड़ा इनके साथ यही प्रॉब्लम था कि देखिए, मैनेजमेंट का ही मानना था कि यूएस मार्केट में काफी चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है। तो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। डिस्पाइट चैलेंजेस, मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस और R&D एफर्ट्स की वजह से हो सकता है आने वाले समय में टॉप लाइन और मार्जिन्स में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले। तो अगर आप देखेंगे तो EBITDA मार्जिन करीब इनका मानना है कि 32 से 33% के आसपास स्टेबलाइज रहेंगे। तो लेकिन इसके बावजूद आप देखें स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है एक स्टॉक का एक बेस है करीब 1650। ये जो बेस है ये आप देखेंगे तो करीब नवंबर 2023 के आसपास का बेस है, जिसके नीचे खिसकता हुआ स्टॉक दिखाई दिया पिछले 3 सप्ताह के अंदर। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर जब तक 1670 1620 का भाव है, अगर स्टॉक कहीं 1670 1680 के ऊपर सस्टेन करे, उस स्थिति में ही आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। अगर एक बड़ा पुल बैक आता है तो आपको 1800 रुपए तक का मैक्सिमम टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें सीडीएमओ प्लेयर्स के अंदर बहुत अच्छा मूव है। अगर आप पीरामल फार्मा को देखें, देखिए यूएस में जैसे बायोसिक्योर एक्ट आया, हम लोगों ने कई बार इसका जिक्र किया था शो के दौरान सत्यम जी, तो सब चाइनीज कंपनी को बैन हो गया, 4-5 टॉप की चाइनीज कंपनीज बैन हो गई, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के मिलना बंद हो गए वहां पर, तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड अदर इश्यूज। तो देखिए ये सब चीजों को देखते हुए पीरामल फार्मा, ग्लेनमार्क है, देखिए ये सारे मेरे पास, ये मुझे लगता है कि एक अच्छे पिक रहेंगे, तो इनको ऊपर नजर में रखना चाहिए। और सीडीएमओ और क्रॉप सेगमेंट का मिक्स है हाइकल, देखिए वहां पर ध्यान रखना चाहिए। तो जहां तक ग्लैंड फार्मा का सवाल है, जैसा मैंने जिक्र किया, जैसे ही 1680 के ऊपर चलना शुरू होगा तब एक टेक्निकल पुल बैक 1800 के पास आएगा। लेकिन मैं इसको लंबी अवधि के लिए अभी रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक स्टॉक कम से कम 1800 रुपए को कुछ दिन सेटल ना हो गया। जी सर, कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं सर। पहला सवाल अभिषेक झा जी का आ रहा है, ये पूछते हैं कि पार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड पर लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है आपका? उन्होंने नाम बताया पार पार ड्रग्स। यस सर, पार ड्रग्स एंड केमिकल्स, PAR ड्रग्स एंड केमिकल्स 310 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है सर। नहीं सर, एक बार स्पेलिंग बोलिएगा प्लीज। PAR ड्रग्स एंड केमिकल्स। CAR P फॉर पैरट सर। PAR, अच्छा पार्ट, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अगर स्टॉक ट्रैक नहीं होता है थोड़ा सा तो लग जाता है, कोई बात नहीं। देखिए स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह का ट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर एक तेजी का माहौल स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप कंपनी को देखें तो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में और कंपनी काम करती है, तो जिसके मैं देख पा रहा हूँ करीब 25% रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, 21% का प्राइस टू अर्निंग्स है। और इसके कॉम्पिटिटर्स देखिए, गुजरात आरती ड्रग्स को देखिए, या हाइकल को देखिए, एमए ऑर्गेनिक्स को देखिए, न्यूलैंड लैब्स वगैरह इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके हिसाब से काफी सस्ता स्टॉक है। सस्ता स्टॉक होने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप देखेंगे तो जो इसका प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस है बहुत ज्यादा है, मतलब अर्निंग्स पे काफी वेरिएंस कंपनी को देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। करीब 34 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स है।
अभी जो सितंबर में आती हुई दिखाई दी है, जिसमें करीब 32% का मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन आया है। देखिए सिक्वेंशियली मार्जिन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 18% का मार्जिन 32% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल उस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, जो मैं लिमिटेड देख पा रहा हूँ, और टेक्निकल चार्ट पर तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। तो अगर आप हैं सर तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इसका जो ऑल टाइम हाई है करीब 2021 में बना था, करीब 305 रुपए के आसपास, उसका ब्रेकआउट स्टॉक देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल होल्ड कीजिए सिक्वेंशियली। अगर रिजल्ट में इतना इंप्रूवमेंट है, मुझे धीरे धीरे करके, जैसे मैं एक्स्ट्रापोलेट कर पा रहा हूँ, करीब 400 रुपए का भाव बिल्कुल आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आप जब 275 के नीचे जाए तभी आप इसको बेचिएगा। मुझे नहीं पता आपने किस भाव पर खरीदा, लेकिन 400 का टारगेट बिल्कुल दिख रहा है। जी सर, हमने कुछ दिन पहले ही स्टॉक इन फोकस में एक काउंटर डिस्कस किया था, शारदा क्रॉप। उसके टारगेट्स लगभग अचीव होते हुए दिख रहे हैं। आपने 750 रुपए का टारगेट दिया था, शेयर 760 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में जो हमारे निवेशक बने हुए हैं उनको क्या एडवाइस रहेगी? क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या और ऊपर के लेवल्स खुलते हुए दिख रहे हैं सर इसमें? नहीं, अगर टारगेट आ गया तो प्रॉफिट बुक कीजिए, दोबारा मत खरीदिए सर। उससे क्या होता है कि फिर आप सवाल पूछेंगे फिर मेरे लिए, या तो आप बहुत लंबी अवधि के हिसाब से देखिए। मैं हमेशा वो स्टॉक डिस्कस करता हूँ सत्यम जी, सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जो लंबी अवधि के हिसाब से भी अच्छे हो, मतलब आप ट्रैप नहीं होंगे उसके अंदर। अगर आप साल 2 साल भी बने रहेंगे मान लीजिए, तो मैं केवल टेक्निकल चार्ट्स पे देख करके कुछ भी नहीं देता। मैं जब मान लेता हूँ कि हाँ ये कंपनी सिक्वेंशियली वाई बेस पर अच्छा करेगी, तभी मैं उस स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ, पहली चीज। और NSE 500 से ही रिकमेंड करता हूँ, उसके बाहर नहीं जाता। कोशिश करूंगा आपसे NSE 500 के बाहर भी जाके कुछ ना कुछ देखूं। तो देखिए रिजल्ट आ गया तो बिल्कुल, टारगेट आ गया तो बिल्कुल एग्जिट करें, क्योंकि एक ट्रेडिंग कॉल आपको मिला है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम फिर साल भर का 6 महीने कम से कम नजरिया रखिए, 6 महीना उसको होल्ड करिए। सिक्वेंशियली शारदा क्रॉपकॉम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। पहले भी देखिए मैंने रिजल्ट का जिक्र किया है। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कीजिए सर, मिठाई खरीदिए, सत्यम जी को भी एक डब्बा भेजिए। जी सर बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं सर। स्वाति मौर्य जी का सवाल है। इन्होंने ऊनो मिंडा ले रखा है 1150 रुपए के एवरेज पर। ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए ऊनो मिंडा में अब एक ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है। मुझे लगता है कि एंसिलरी का एक बड़ा प्लेयर है। मुझे लगता है जैसे 1000 रुपए के ऊपर निकलना शुरू करेगा, बड़ा मूव इसके अंदर आएगा। एक बेस 900 रुपए के पास अच्छा बन गया है, 1000 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो स्टॉक आपको 1200 रुपए तक के भाव बिल्कुल दिखाएगा। मुझे नहीं लगता, मैं जहां तक मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट शायद अभी नहीं आए हैं। तो अगर इसके रिजल्ट आते हैं तब एक बार देखेंगे। 7 तारीख को इसके रिजल्ट से जहां तक मेरी जानकारी है। तो देखिए अगर 1000 रुपए के ऊपर निकल जाए तो बिल्कुल आप इसमें बुलिश हो जाइएगा। आपको 1200 रुपए भाव आते दिखाई देंगे। रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इसके। जी सर। गुंजन जी का सवाल आ रहा है सर। बर्जर पेंट्स है इनके पास, 578 रुपीज़ की खरीद है इनकी। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए और लंबे समय के लिए, या सेल कर देना चाहिए? तो देखिए अगर आप बजट पेंट को अंदर यहाँ पर देखिए इस सेक्टर में काफी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी। आप देखिए जब से बिरला की एंट्री हुई है, तो क्या हुआ है, जितनी भी देखिए पेंट सेगमेंट की कंपनी में काफी जो है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दी, और वो असर अभी एशियन पेंट में दिख रहा है और बर्जर पेंट वगैरह में दिख रहा है। तो देखिए कोई क्रूड का प्ले होता है, जो उसका रॉ मटेरियल है, तो इमीडिएटली उसके अंदर बाइंग आ जाती है। इस तरह के प्ले को थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैं इससे थोड़ा सा बचता हूं कि हम ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर हम स्टॉक को खरीदे बेचे, वो थोड़ा सा क्या होता है, काफी स्पेकुलेटिव हो जाता है। तो देखिए आप जहां तक बात रही बजर पेन के अंदर, देखिए एक बार ब्रेकडाउन है नीचे की तरफ। शायद मैडम आपने पहले भी एक बार जिक्र किया था, मुझे याद है 572। आप बहुत ही रेगुलर देखती हैं शो को, तो थैंक यू है आपको इसके लिए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे एडवाइस। देखिए 572 580 के आसपास भी मैंने आपको यही बोला था कि देखिए क्रूड के मूवमेंट जो हुआ है उसकी वजह से इसके अंदर एक बार आपको रैली भी दिखाई दी, और क्रूड के बढ़ने की वजह से जब $67-70 के आसपास बढ़ा तब भी गिरावट भी दिखाई दी। तो देखिए वो थोड़ा क्रूड का प्ले हो जाता है। स्टॉक के अंदर बुलिशनेस तभी आएगी दोबारा जब 570 के ऊपर जाएगा। एक बेस नीचे की तरफ बना हुआ है 500 रुपए के आसपास, 530 का भाव है। देखिए इसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा 5 नवंबर को, कल इसका रिजल्ट आ रहा है। अगर अच्छा रिजल्ट आता है कंपनी का तो देखिए एक बार बुलिशनेस आएगी। उस स्थिति में आपको कम से कम पुल बैक 560 570 तक एक आपको पुल बैक मिलेगा। वहां स्टॉक किस तरह से सस्टेन करता है ये देखने वाली बात होगी। अगर स्टॉक सस्टेन करेगा तो फर्दर अप्रूव आते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार सवाल दोबारा पूछिएगा परसों मैडम, तो बिल्कुल हम आपको इसका जवाब देंगे। रिजल्ट आ जाने दीजिए एक बार। जी, तो आप रिजल्ट तक का वेट करिए और उसके बाद हम आपको जरूर बताएंगे कि इस काउंटर में करना चाहिए क्या है। सर
कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे थे, क्रूड पे आपने बता दिया, ईरान और इजराइल का टेंशन और भी थोड़ा सा एस्केलेट होते हुए दिख सकता है अगर मैं ग्लोबल न्यूज़ की बात करूं। लेकिन इसके अलावा गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है, आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो हमारे निवेशक हैं गोल्ड में, क्या उन्हें गोल्ड इस समय इक्विटीज़ को छोड़ के गोल्ड की तरफ थोड़ा बहुत अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहिए? ये सही मौका होगा ऑल टाइम हाइज पे, या फिर इक्विटीज़ में अभी बेहतरीन वैल्यूएशन वाइज पोजीशंस मिल रही हैं सर गिरावट के बाद? देखिए, अभी आपको तो इक्विटी में बहुत अच्छा जो है रिटर्न मिल रहा है। आप ये देखिए, रिस्क प्रीमियम नाम की एक चीज होती है। जब आप किसी रिस्की एसेट पे जाते हैं तो आपको एक रिस्क प्रीमियम मिलता है, वो रिस्क लेने के लिए एक रिवॉर्ड मिलता है, सबसे ज्यादा आपको इक्विटी में होता है। तो यहाँ समझिए, अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो आपको अच्छी कंपनीज में होना चाहिए। जो कंपनीज अच्छी, रिजल्ट अच्छे है पर स्टॉक गिर गया, तो वहां देखिए, वहां पर मैंने आपको बैंक पे कई सारे स्टॉक सुझाए थे। फेडरल बैंक सुझाया था, सिटी यूनियन बैंक बताया था आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा बताया था। वहां सब आप जगह बनाइए, वहां आपको अच्छे मूव आते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए, मैंने आपको सेक्टरली बोला था कि देखिए सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे है, डिस्पाइट आपका फैक्ट की इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा है हाउसिंग फाइनेंस के, इसके बावजूद रिजल्ट अच्छे दिखाई देते। जब कॉस्ट ऑफ फंड गिरेगी तब तो और भी फायदा होगा इनको। तो वहां पर आपको पीएनबी हाउसिंग है, कैनफिन होम है, होम फर्स्ट है, सब देखिए कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट ये लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए, सीडीएमओ सेगमेंट में देखिए, फार्मा में वहां देखिए पीरामल फार्मा है, हाइकल है, ठीक है, ग्लेनमार्क है, वो सब देखिए अच्छा करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे स्टॉक्स देखिए। अदर देखिए, अगर आप रेलवे के अंदर आ जाए, देखिए कितना अच्छा आप स्टॉक के अंदर ट्रैक्शन बना है, डिस्क पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए आपको खरीदने को मिल रही हैं। ऑटो के अंदर देखिए कितना अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। रियल्टी में देखिए ओबरॉय है, इसके अलावा डीएलएफ है, कितने अच्छे नंबर। जब बाजार चलेगा तो ये सारे स्टॉक आपको तोड़फोड़ रिजल्ट देंगे सर। देखिए, होटल इंडस्ट्री कितना अच्छा कर रही है, शैली को देखिए, अभी देखिए इंडियन होटल का रिजल्ट आने वाला है, शैली ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। तो वहां पर आप बने रहे सर, वहां आपको ज्यादा फायदा होगा। रिस्क प्रीमियम वहां ज्यादा है तो गोल्ड से ज्यादा रिटर्न वहां आपको मिलेगा ना। गोल्ड का ये बनता है, देखिए एवरेज 12% का रिटर्न हिस्टोरिकली देखें तो 12% रिटर्न सालाना आपको गोल्ड से मिलता है। थोड़ा पोर्टफोलियो 10% तक पोर्टफोलियो आपका गोल्ड में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक हेज आपके पोर्टफोलियो को देता है ओवरऑल। तो एज ए हेज आप गोल्ड को जरूर अपने पास रखिए। सेकंड, गोल्ड इज लिक्विड कैश, कि आपको कल को पैसे की जरूरत है, आप बिजनेसमैन है, आप एमएसएमई चलाते हैं या आप कोई और किसी भी तरह का काम करते हैं, तो गोल्ड इज ए लिक्विड कैश। तो गोल्ड अपने पास इसलिए भी रखिए क्योंकि कल को आपको मान लीजिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है या आपको अचानक किसी कुछ एक्सपेंस करना है तो आपको रेडली कैश मिल जाता है। मुथूट जैसी कंपनियां, मन्नापुरम जैसी कंपनियां उस सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उस नजरिए से आप गोल्ड खरीदेंगे तो उसका भी अपना एक फायदा है जी। अगला सवाल ले लेते हैं सर। गायत्री जी का सवाल आ रहा है, ये पूछ रही हैं कि क्या जोमेटो में अभी करंट लेवल्स पर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है या और गिरावट का वेट करना चाहिए? देखिए, जब तक स्विगी का आईपीओ आके सेटल हो जाए इसके बाद ही आप जोमेटो में एंट्री बनाइए। लेकिन मुझे लगता है बेस बहुत अच्छा बना हुआ है 240 के आसपास जोमेटो के अंदर। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए स्विगी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें जहां तक मैंने पढ़ा समझा है तो 4000 करोड़ के आसपास उनको बचेगा हाथ में एक्सपेंडिचर करने के लिए। अब वो कोई इनऑर्गेनिक वो एक्सपेंशन करने के लिए हो सकता है कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्विजिशन वगैरह कर ले 4000 करोड़ से, या हो सकता है कुछ नया मॉडल लेकर के आए, जैसे ब्लिंकिट लेकर के आया है, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा मॉडल उनके पास अभी नहीं है जितना मैंने पढ़ा समझा है। लेकिन 10,000 करोड़ रुपया जोमेटो के पास बुक्स में पड़ा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आज पड़ा है सर, और इसके बाद भी वो फर्दर पैसा रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 4,000 करोड़ वर्सेस 10,000 करोड़। तो देखिए ये सारे बिजनेस चलते हैं कैपिटल से। तो ब्लिंकिट के देखिए कितना पैसा जोमेटो डाल रहा है ऑलरेडी, और ब्लिंकिट सक्सेसफुल मॉडल है। तो यहाँ पर जोमेटो को माफ कीजिएगा, स्विगी को काफी कॉम्पिटिशन रहेगा जोमेटो से, ये आप मान करके चले। तो बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए कि स्विगी के आने से जोमेटो को नुकसान होगा, क्योंकि देखिए जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, जिसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और जिसके पास ज्यादा पैसा है जेब के अंदर खर्च करने के लिए, देखिए जीतेगा वही। तो यहाँ पर क्या है, स्विगी और जोमेटो में फाइट देखने, लिस्ट हो जाने दीजिए एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, दोबारा डिस्कस करेंगे। आप लोग तो शो में रेगुलर रहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको फर्दर, और फिर आप देखिएगा कैसे बनता है, उसके बाद ही जोमेटो के ऊपर कॉल लीजिएगा। लेकिन टेक्निकली 240 पे सपोर्ट है, ये अगर 250 के ऊपर निकल जाए तो आप उसको खरीद लीजिएगा, आपको 280-300 का टारगेट तुरंत देखने को मिलेगा। जी सर, लेकिन स्विगी के पास ब्लिंकिट की तरह इंस्टामार्ट उनका क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हालांकि ऑर्डर वैल्यू की अगर हम बात करें, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, तो उसमें जोमेटो लीड करता हुआ दिखता है हमें, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी इनके हमें ठीक ठाक दिखाई देते हैं। जी,
अगला सवाल ले बिल्कुल लेते हैं। सत्य जी, मेरी जानकारी में नहीं था जी। जी 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 सर। जी, तो अगला। ये एक अच्छी चीज है। देखिए, अगर इस तरह का मॉडल ऑलरेडी स्विगी के पास है, मुझे उम्मीद थी कि आप इस पे जरूर इनपुट कुछ करेंगे, और यहाँ कहीं ना कहीं मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैंने इस चीज को पढ़ा नहीं है डिटेल में, क्योंकि मैंने आरएसडीपी नहीं पढ़ा है स्विगी का। मैं जल्दी पढ़ लूंगा उसको बैठ करके, तो मुझे और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही बात आपने बोली। अगर अगर सिमिलर मॉडल आपके पास है और आपके पैसे, आपकी जेब में पैसा, आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तब देखिए एक अच्छी फाइट यहाँ आते हुए दिखाई देगी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। मुझे लगता है जब एक समय जियो फाइनेंस आया था, उस दौरान भी देखिए बजाज फाइनेंस के अंदर काफी धक्का लगा था, लेकिन जियो के आने से बजाज को फायदा ही हुआ, मार्केट एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो देखिए, फॉर दैट मैटर, उतना बड़ा नुकसान बजाज फाइनेंस को आता हुआ दिखाई नहीं दिया। बजाज फाइनेंस अपने ही कारणों से, अपने ही परफॉर्मेंस से गिर रहा है, जियो का उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल मुझे लगता है कि दे कैन को एग्जिस्ट, दोनों कंपनीज को एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होगी, एक बार आईपीओ आ जाए, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। जी, तो आप आईपीओ तक का इंतजार करिए, और हम आईपीओ को भी कवर करेंगे एक बार, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं उनकी तरफ से। तो इसी शो में हम आईपीओ के, स्विगी के आईपीओ पर भी बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। रीना जी का सवाल आ रहा है हाइकल के ऊपर। 380 रुपीज़ के भाव पर इन्होंने खरीदा है। ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर आपने हाइकल की बात हुई ना सत्य जी? जी 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 जी, तो देखिए, हाइकल को अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे ख्याल से 14 नवंबर के आसपास का रिजल्ट है। मुझे उम्मीद है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मतलब क्रॉप सेगमेंट से भी आप देखेंगे रेवेन्यू और मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और सीडीएमओ सेगमेंट से भी आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है स्टॉक ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बेस बना लिया है अपना। 370 350 के आसपास अच्छा बेस बन गया है स्टॉक के अंदर। तब वो जोन नहीं टूटता है, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं आएंगे स्टॉक के अंदर। 350 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट्स आएंगे स्टॉक के अंदर। जिस तरह की बुलिशनेस बन गई है इसके अंदर, मुझे लगता है अब ये 430 450 वहां तक जाने की तैयारी कर रहा है। तो बिल्कुल अगर आप हैं तो बने रहिए। जी, तो आप बने रहिए, और आपको 450 तक के लेवल्स इसमें जल्दी ही दिखने को मिल सकते हैं हाइकल में। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और एडवाइसेस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्यम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सभी दर्शकों को उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। साथ ही हम दर्शकों को बता दें कि जिनके सवाल हम अभी इस शो में नहीं ले पाए, आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। हम उसको 1 बजे के शो में आपके शेयर हमारी राय में जरूर लेंगे। आप उस शो से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक नए एक्सपर्ट आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा मॉर्निंग सेशन के लिए, मार्केट की सभी खबरों के लिए सुबह सुबह ही आप देखते रहिए जागरण बिजनेस पर। सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है, सिर्फ और सिर्फ जागरण बिजनेस पर। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगले दिन, अगली सुबह, नई ट्रेड्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।